रहीम स्टूडेंट्स, स्मार्ट सिलेबस का चैप्टर नंबर 7। इस कोर्स के अंदर हम स्मार्ट सिलेबस के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 7 से इसका स्टार्ट लेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 में बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर्स। तो चैप्टर नंबर 7 में हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे वेक्टर्स की। लेकिन वेक्टर्स को डिस्कस करने से पहले हमारे पास डेफिनेशन है स्केलर की। तो स्केलर मीन स्टूडेंट्स के क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटी जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, यानी कि जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, साथ यानी कि डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, तो वो फिज़िकल जो क्वांटिटी है वो हमारी स्केलर कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम डिस्कस करते हैं टाइम हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं टाइम, एरिया और वॉल्यूम, ये हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फिर बाज़ क्या कहते हैं मौके पे हमें ऐसा भी होता है कि डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाती हैं तो वो हमारी वेक्टर कहलाती है। अ क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है इज़ कॉल्ड वेक्टर। यानी कि जैसे अगर हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ देखें, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटीज़ हो गया, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाती हैं तो ये हमारा वेक्टर कहलाता है। और इस चैप्टर के अंदर जो हमारा मेन पर्पज़ है, हमने वेक्टर को डिस्कस करना है। तो वेक्टर के लिए हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा जो आर्टिकल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, कि एक जो वेक्टर होता है जिसकी अभी हमने डेफिनेशन डिस्कस की है कि वेक्टर को फिर हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को अमूमन स्टूडेंट्स हम एक इस तरीके से डायरेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी से डिनोट करते हैं, जो और इसके एक साइड पर हम एरो का निशान लगा देते हैं। जो एरो होता है ये वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है। और जो विदाउट एरो है, जहाँ पे यानी कि जिसको हमने ए से डिनोट किया है, ये इसका इनिशियल पॉइंट कहलाता है। और जहाँ पे एरो होता है जिसको हमने बी से डिनोट किया है, ये हमारा टर्मिनल पॉइंट कहलाता है। तो ये एक हमारे पास वेक्टर है जिसको इस तरीके से हम डायरेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी से डिनोट करेंगे और एक साइड पर हम एरो का निशान लगा देंगे। जो वेक्टर है इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ये वेक्टर ए बी है, इसके ऊपर हम इस तरीके से एरो का निशान लगा देते हैं। या कोई वेक्टर वी है तो वी से भी डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से, ऊपर या नीचे भी एरो का निशान मतलब लगा सकते हैं। या मतलब है इसको लिखने का और भी तरीका है कि इसको बोल्ड फेस लेटर, इस तरीके से लेटर को अगर हम बोल्ड कर दें, जैसे हमारे पास एक लेटर ए वेक्टर ए है, अगर हम इसको बोल्ड कर देते हैं तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी कि उसके ऊपर या नीचे हम वेक्टर का निशान लगा देते हैं या इसको बोल्ड फेस लेटर से भी डिनोट करते हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिकली वेक्टर होता है जो हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमने अपनी बुक के अंदर एनालिटिकल वेक्टर डिस्कस करना है, तो उसके लिए हम वेक्टर इन प्लेन और वेक्टर इन स्पेस दो किस्म के वेक्टर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर इन प्लेन। तो वेक्टर फ़र्ज़ किया वेक्टर वी है, तो ऐसा वेक्टर जो जिसके इस तरीके से दो कंपोनेंट होते हैं एक्स कोमा वाई, और फिर हम इसको इस तरीके से ब्रैकेट लगाकर डिनोट कर दें, तो ये जो स्टूडेंट्स हमारा वेक्टर बनेगा ये वेक्टर इन प्लेन। और यहाँ पे जो x और y मैंने लिखे हैं, ये जो x और y हैं, दीज आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ये हमारे वेक्टर के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। यानी कि कोई वेक्टर हमारे पास फ़र्ज़ किया इस तरीके से दो कंपोनेंट्स हैं उसके, v एक वेक्टर है 2 कोमा -3, और इस तरीके से इसको ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर दें तो ये हमारा कहलाएगा
वेक्टर इन प्लेन, ये प्लेन का वेक्टर यानी कि जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो वेक्टर हमारा प्लेन का वेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। कोई वेक्टर हमारे पास इस तरीके से गिवन हो प्लेन का, तो अगर हमने उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो हम मैग्नीट्यूड उसकी किस तरीके से निकालेंगे, ये ज़रा देखिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर v, अगर कोई वेक्टर v है तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको डिनोट किया जाता है स्टूडेंट्स इस तरीके से मॉड से डिनोट करते हैं, या हम उसके ऊपर या नीचे हम वेक्टर का साइन नहीं लगाते तो फिर ये मैग्नीट्यूड बन जाएगी। और डिफाइन एज, इसको इस तरह डिफाइन किया जाता है मैग्नीट्यूड को। फ़र्ज़ किया स्टूडेंट्स हमारे पास एक वेक्टर है v, x, y प्लेन का वेक्टर है। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं तो इसकी मैग्नीट्यूड निकालने का तरीकाकार ये है कि उसके फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका जो सेकंड कंपोनेंट y है उसका स्क्वायर और अंडर रूट ले लें तो वो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। जिस तरीके से फ़र्ज़ किया हमारे पास एक वेक्टर है 2 और 3, अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं तो ये मैग्नीट्यूड के लिए सबसे पहले हम ये सिंबल यूज़ करेंगे और मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकालेंगे। उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है 2 का स्क्वायर और सेकंड कंपोनेंट 3 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 और 9 तो ये हमारे पास 13 अंडर रूट, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। यानी कि अगर कोई प्लेन का वेक्टर है तो हम उसकी मैग्नीट्यूड जो है ना वो इस तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारी डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर देखते हैं कि वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड अगर हम निकालते हैं वो 1 आ जाती है, इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर, तो वो हमारा यूनिट वेक्टर कहलाएगा। और एंड यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर v, जो वेक्टर v है उसका जो यूनिट वेक्टर है इसको इस तरीके से v हैट से डिनोट किया जाता है, यानी कि इसके ऊपर ये कैप लगा देते हैं। तो यानी कि कोई वेक्टर v है तो इसके ऊपर ये हैट का निशान लगा दें तो ये हमारा यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो यूनिट वेक्टर की नोटेशन होती है, कोई वेक्टर v है तो v हैट से इसका यूनिट वेक्टर डिनोट किया जाएगा। एंड डिफाइन एज, और जो यूनिट वेक्टर होता है स्टूडेंट्स इसका जो फार्मूला होता है कैलकुलेट करने का, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। अगर हम किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर के बाद स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हम इस चैप्टर के अंदर यूज़ करते हैं, हम एक लफ्ज़ इसमें यूज़ करते हैं आई और जे। तो इस वर्ड को यूज़ करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते लेते हैं कि व्हाट इज़ आई और व्हाट इज़ जे। लेट्स सपोज डैट कि अगर हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास वाई है। यहाँ पे जो वेक्टर्स में बच्चों हम आई एक यूज़ करते हैं, आई को इस तरीके से वेक्टर का निशान और इसके ऊपर ये हेड भी लगा सकते हैं क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर होता है। ये जो आई होता है ये हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस कहलाता है। यानी कि इस चैप्टर में अगर हम आई यूज़ करते हैं तो आई इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। इसको हेड से भी डिनोट कर सकते हैं या मतलब इसको सिंगल वेक्टर के निशान से भी हम डिनोट कर सकते हैं। और जो आई होता है ये यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं ये 1 और 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग होता है तो इसका जो सेकंड कंपोनेंट हमारा वाई कंपोनेंट है वो इसका 0 के इक्वल होता है। तो अगर हम ये यूज़ करेंगे इस चैप्टर में आई, तो आई का मतलब ये होता है दिस इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम एक यूज़ करते हैं जे। हमारा जो जे है इसके ऊपर ये हेड लगाकर हम इसको भी डिनोट करते हैं या वेक्टर के सिंबल से भी डिनोट करते हैं। जे इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और जो हमारा जे होता है दिस इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि ये वाई एक्सिस के अलोंग हमारा ये इस तरीके से यूनिट वेक्टर होता है। और इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो 0 1 होते हैं, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर होता है तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो 0 होता है, वाई समथिंग जो है ना वो 1 के इक्वल होता है। जो जे होता है स्टूडेंट्स इसके जो कंपोनेंट्स हैं
ये हमारे 0 एंड 1 के इक्वल है। तो नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है, नेक्स्ट डेफिनेशन है कि एन अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन प्लेन, कि जो प्लेन का वेक्टर होता है इसको रिप्रेजेंट करने का एक और भी तरीका होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया, जो प्लेन का वेक्टर होता है v, तो इसको जो इस तरीके से दो कंपोनेंट x, y से हम डिनोट करते हैं। लेकिन ये जो प्लेन का वेक्टर होता है इसको रिप्रेजेंट करने का एक और भी तरीका होता है। फ़र्ज़ किया हमारे पास एक प्लेन का वेक्टर है x एंड y। अभी देखें, ये जो प्लेन का वेक्टर है x, y, इसको एडिशन के रूल के तहत हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x, 0 प्लस 0, y, क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड हम इस तरीके से करेंगे, यानी कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो फर्स्ट के साथ ऐड किया जाएगा x प्लस 0, और जो सेकंड कंपोनेंट है यहाँ पे 0 है और यहाँ से सेकंड कंपोनेंट हमारा y है। तो जब हम इन दोनों राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे, ये x प्लस 0, ये x आ जाएगा, 0 प्लस y 0, तो ये वही हमारी लेफ्ट हैंड साइड ही आ जाएगी। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक प्लेन का वेक्टर हमारा लिखा हुआ है, तो हम इसको एडिशन के रूल के तहत इस तरह x, 0 प्लस 0, y हम लिख सकते हैं। अब जो फर्स्ट हमारा क्या कहते हैं वेक्टर है, इसमें से हम अगर x कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, और जो सेकंड है यहाँ से आपने y अगर हम कॉमन ले लें तो ये 0 एंड 1 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि ये जो 1, 0 है, दिस इज़ इक्वल टू i, ये हमारा i के इक्वल होता है, ये यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस है, और प्लस y, और ये 0, 1 ये हमारा j के इक्वल होता है, दिस इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो ये जो प्लेन का वेक्टर है जिसे हमने लिखा है x, y, तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज xi प्लस yj। तो हम जो प्लेन का वेक्टर है हम इसको इस तरीके से ij फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास फ़र्ज़ किया स्टूडेंट्स एक वेक्टर है 2, -3, अगर हमने इसको ij फॉर्म में लिखना है तो हम इसे लिखेंगे 2i और -3j। इस तरीके से ये इसकी ij फॉर्म कहलाती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास ये एक प्लेन का वेक्टर है 2, 0, अगर हमने इसको ij फॉर्म में लिखना है तो हम इसको यूँ लिखेंगे 2i प्लस 0j। इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर एक वेक्टर है हमारे पास 1, 1 प्लेन का वेक्टर है, अगर हमने इसको ij फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे 1i, 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, प्लस 1j। तो ये जो वेक्टर होता है प्लेन का, इसको हम इस तरीके से ij फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, वेयर जो i होता है दिस इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, और जो हमारा j होता है दिस इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो ये भी हम नोटेशन चैप्टर में यूज़ करेंगे। वेक्टर को हम ij फॉर्म में भी लिखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारी बड़ी इम्पोर्टेंट एक डेफिनेशन है पोजीशन वेक्टर। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ द पोजीशन वेक्टर। किसी भी वेक्टर का स्टूडेंट्स अगर हम इनिशियल पॉइंट, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो विदाउट एरो वाली इसकी साइड होती है ये हमारी इनिशियल पॉइंट कहलाता है। किसी भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट अगर हम ओरिजिन के साथ कोइंसाइड कर देते हैं, मिला देते हैं, और उसका जो टर्मिनल पॉइंट है वो कोई P है, तो दिस इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ये कोई पोजीशन वेक्टर है, इसको मैं V से भी डिनोट कर सकता हूँ। यानी कि जो किसी भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट अगर हम ओरिजिन के साथ मिला देते हैं तो वो जो वेक्टर बनेगा वो हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन ये है वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज़ एट O, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट एट O एंड टर्मिनल पॉइंट इज़ P, और इसका कोई टर्मिनल पॉइंट P है, इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। यानी कि अगर ये V हमारा पोजीशन वेक्टर है, इसको मैं डिनोट करूँगा OP से डिनोट कर लूँगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई पोजीशन वेक्टर है तो उसको हमेशा O से डिनोट किया जाएगा। और अदरवाइज़ जो शुरू में हमने डिस्कस किया है कि ये हमारा एक वेक्टर है AB, अगर हम इसको ओरिजिन के साथ नहीं मिलाते तो ये हमारा फ्री वेक्टर कहलाएगा। तो अगर हम किसी भी वेक्टर को ओरिजिन के साथ मिला देते हैं
तो वो हमारा पोजीशन वेक्टर बन जाता है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स देखिएगा, फ़र्ज़ किया कि हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर हैं, एक पोजीशन वेक्टर ओ ए हम ले लेते हैं, एक हम ओ बी, ये दो हमारे पोजीशन वेक्टर हैं जो ओरिजिन के साथ कोइंसाइड हैं। और अगर हम ये वेक्टर ए बी निकालना चाहते हैं, ये वेक्टर ए बी अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि बाय एडिशन रूल के तहत, यानी कि वेक्टर्स का हेड टू टेल रूल, यानी कि अगर हम ओ ए और प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी करें, तो ये जो ओ बी है ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, यानी कि ओ ए और प्लस ए बी विच इज़ इक्वल टू ओ बी। तो यानी कि ये दो वेक्टर का एडिशन का रूल है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन, या इसे हेड टू टेल रूल भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा टारगेट है, हम वेक्टर ए बी निकालना चाह रहे हैं, तो हम ओ ए को उधर ले जाएंगे, ओ ए उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर ए बी है ये हमारा इक्वल आ जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। यानी कि अगर हम वेक्टर्स के अंदर कोई वेक्टर ए बी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसका फार्मूला ये होता है कि जो सेकंड है बी, उसके पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट का अगर हम पोजीशन वेक्टर माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास वेक्टर ए बी आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ किया कोई वेक्टर अगर हम पी क्यू निकालना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा जो क्यू है उसके पोजीशन वेक्टर में से हम P का पोजीशन वेक्टर यानी कि ओ पी को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास पी क्यू आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन थी पोजीशन वेक्टर की। इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। जो पहली हमारी एक्सरसाइज है 7.1, इसका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स कहता है कि राइट द वेक्टर पी क्यू। हमने एक वेक्टर पी क्यू निकालना है इन द फॉर्म एक्स आई प्लस वाई जे। जो वेक्टर पी क्यू है ये हमने इस तरीके से आई जे फॉर्म में लिखना है। और जो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास पी गिवन है, पी हमारे पास 3 and 2 है, और क्यू हमारे पास 6, -2 है। तो हमने एक वेक्टर पी क्यू फाइंड आउट करना है। तो अभी स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया है कि अगर हम पी क्यू निकालना चाह रहे हैं, तो पी क्यू का मतलब ये होता है जो सेकंड है क्यू, उसके पोजीशन वेक्टर में से हमने जो फर्स्ट है हमारे पास पी, उसका पोजीशन वेक्टर हमने माइनस कर देना है। अब यानी कि जो क्यू है हमारे पास, क्यू हमारे पास 6, -2 के इक्वल है, और माइनस जो पी है हमारे पास वो हमारे पास 3, 2 के इक्वल है। तो अब हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो माइनस इस तरीके से किया जाएगा, जो फर्स्ट है यहाँ से 6 फर्स्ट में से माइनस किया जाएगा, 6 - 3, यहाँ से सेकंड -2 है, और यहाँ से सेकंड 2 है, तो -2, तो ये 6 में से 3 गया, तो ये 3 आ जाएगा, -2 -4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पी क्यू निकला है। लेकिन उसने कहा है कि जो पी क्यू है ये हमने फाइंड आउट करना है आई जे फॉर्म में। तो फर्दर आप इसकी आई जे फॉर्म बना लें, तो इसे हम लिख सकते हैं 3i - 4j। ये भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। जो वेक्टर होते हैं क्या कहते हैं उसे, आई जे फॉर्म के अंदर भी हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर u। इसके सेकंड पार्ट में जैसे एक वेक्टर दिया हुआ है u = i + j, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो ये भी अभी हमने डिस्कस किया है। कोई वेक्टर है, फ़र्ज़ किया u है, तो इसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से हम मॉड से डिनोट करेंगे। और मैग्नीट्यूड का फार्मूला ये है कि उसका आई कंपोनेंट, यहाँ पे इसका आई कंपोनेंट 1 है, इसका स्केयर आ जाएगा, प्लस जे कंपोनेंट वो भी यहाँ पे 1 है, इसका स्केयर और अंडर रूट। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड, यहाँ पे 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, और ये भी 1 है, उसका स्केयर 1 होल का अंडर रूट, तो ये हमारे पास 2 अंडर रूट आ जाएगा। तो यानी कि ये इसकी क्या आ गई, मैग्नीट्यूड आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप इसका कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर ए बी एंड सी डी। हमने ए बी और सी डी वेक्टर का सम कैलकुलेट करना है, और आगे हमें ए बी सी डी भी दिया हुआ है। यानी कि हमारा जो टारगेट है वेक्टर ए बी
और वेक्टर सी डी का हमने सम ये हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए बी वैक्टर निकालेंगे, यानी कि बी में से ये निकाल कर फिर हम सी डी वैक्टर निकालेंगे, डी में से सी निकाल कर फिर हमने उन दोनों का सम करना है। तो ये देखें, अभी हमने ए बी निकालने का भी तरीकाकार डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी का मतलब बी माइनस ए। तो हमारे पास जो बी है स्टूडेंट्स वो 2 एंड 0 है, और माइनस जो ए है हमारे पास 1 एंड -1। तो यहाँ से फर्स्ट में से माइनस करेंगे 2 माइनस 1, और यहाँ से 0, और यहाँ से ये जब माइनस करेंगे हम इसको सेकंड को, तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 में से 1 गया 1, एंड ये भी 1 आ जाएगा। तो ये हमने ए बी निकाल लिया। ए बी के बाद हम इसमें सी डी निकाल लेते हैं। सी डी का मतलब डी माइनस सी। जो डी है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो -2 एंड -2 है, और माइनस सी हमारे पास -1 एंड 3 के इक्वल है। तो उसी तरीके से फर्स्ट में से माइनस करेंगे -2, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ से 2 -3, तो -2 + 1 ये -1 आ जाएगा, और 2 - 3 ये भी -1 आ गया। तो ये हमने ए बी और सी डी हमने निकाल लिया। अब स्टेटमेंट के मुताबिक हमने ए बी और सी डी का हमने सम कैलकुलेट करना है। तो ए बी हमारे पास 1 के इक्वल है, और प्लस सी डी हमारे पास -1 एंड -1 हमने निकाला है। तो सम करने के लिए हम फर्स्ट में ऐड कर देंगे, यानी कि 1 -1 आ जाएगा, और सेकंड में इधर से भी 1 -1, तो ये 1 में से 1 गया, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 1 में से 1 0। तो इन दोनों का जब हमने सम किया स्टूडेंट्स, हमारे पास ये नल वेक्टर आ गया। ऐसा वेक्टर जिसके दोनों कंपोनेंट्स 0 होते हैं, तो ये हमारा नल वेक्टर आ गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट शार्ट क्वेश्चन के हवाले से ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू ओरिजिन। यहाँ पे कहता है कि हमने एक वेक्टर फाइंड आउट करना है ए टू ओरिजिन, यानी कि ए टू ओरिजिन का मतलब है ए, और ओरिजिन को हमें डिनोट करते हैं हम ओ से, यानी कि हमने एक वेक्टर ए ओ, ये हमारा टारगेट है, ये हमने फाइंड आउट करना है। फाइंड अ वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू ओरिजिन। और आगे हमें स्टूडेंट्स ए बी दिया हुआ है। ए बी हमारे पास 4i - 2j इसकी इक्वल है, और हमें बी दिया हुआ है। बी हमारे पास -2 एंड 5 है। तो बी गिवन है, तो बी को हम इस तरीके से ओ बी से भी डिनोट कर सकते हैं, और इसको हम आई जे फॉर्म में भी इस तरह लिखा जा सकता है -2i + 5j। ए बी गिवन है और बी हमारे पास गिवन है, और हमने वेक्टर ए ओ यानी कि ए टू ओरिजिन ये हमने इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो ये देखते हैं हमारा जो टारगेट है इसके अंदर ए ओ ए टू ओरिजिन ये हमने फाइंड आउट करना है। अब ये देखें, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये फार्मूला डिस्कस किया है कि यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस वी नो डैट वेक्टर जो ए बी है वो इक्वल होता है कि बी के पोजीशन वेक्टर यानी कि ओ बी माइनस ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए माइनस कर दें तो हमारे पास वेक्टर ए बी आ जाता है। और यहाँ से अगर हम इस तरह करें कि ये जो ओ ए है ये हम इधर ले आते हैं, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, और ए बी ये इधर आके माइनस हो जाएगा। और इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ओ बी यानी कि जो बी है ये हमारे पास गिवन था -2i + 5j, माइनस ए बी भी हमारे पास गिवन है 4i - 2j। तो यहाँ से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें -2i + 5j, तो यहाँ से ये -4i ये माइनस माइनस प्लस का 2j हो जाएगा। तो -2i और माइनस का 4i ये -6i बन जाएगा, और यहाँ से j वाले प्लस का 5j और प्लस का 2j ये हमारे पास 7j आ गया।
अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास वेक्टर O टू A आ गया, लेकिन हमें स्टेटमेंट के अंदर रिक्वायर्ड था हमने A टू O ये वाला जो वेक्टर है ये हमने इसमें फाइंड आउट करना है। तो आपने इसमें OA की बजाय इस वेक्टर को आपने AO बना लेना है। तो अगर वेक्टर में अगर हम इनकी प्लेसेस चेंज करते हैं तो यहाँ पे हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अगर ये प्लस का तो ये माइनस, क्योंकि ए बी जो है ना ये हमारा ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए बी ए के इक्वल नहीं होता। अगर हमने इसको इक्वल करना भी है तो हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से वेक्टर ए टू रीजन जो हमें रिक्वायर्ड है ये हमारा वेक्टर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था। आपने जो पहली एक्सरसाइज है इसके फर्स्ट हमने 5th क्वेश्चन जो है ना आज हमने डिस्कस किए।